नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर रहे हैं। विजय चौक से इंडिया गेट के बीच इस सड़क को पहले राजपथ कहा जाता था। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए इस क्षेत्र को लेकर खासा विवाद भी हुआ था। करीब 20,000 करोड़ की लागत से 19 महीने तक लगातार 24 घंटे निर्माण कार्य होने के बाद इसे एकदम नया रूप दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकसित कर्तव्य पथ पर अब लाल बजरी की जगह कंक्रीट के फुटपाथ ने ले ली है। अब यहाँ आइसक्रीम वाले नजर नहीं आएंगे, उनके लिए अलग से वेडिंग प्लान बनाया जाएगा, जहां सभी राज्यों के फूड स्टॉल भी होंगे। बनाए गए 5 वेडिंग जोन में हर जोन में 40 वेंडर होंगे। इसी तरह अब पार्किंग भी अलग से विकसित की गई है, जिसमें 1117 कार और 35 बसें खड़ी की जा सकेंगी। जन सुविधाओं के लिए 8 नए ब्लॉक्स बनाए गए हैं। मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ का नाम दे दिया है। कर्तव्य पथ के दोनों ओर क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसमें 19 एकड़ में बनी नहर को नया रूप दिया गया है। इस पर 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि और वाणिज्य भवन के पास सैलानी वोटिंग का भी आनंद ले सकेंगे। 3,90,000 वर्ग मीटर का एरिया ग्रीन रखा गया है और लोगों को सैर करने के लिए 15.5 किलोमीटर का रास्ता तैयार किया गया है। यहाँ 24 घंटे 80 पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। यहाँ स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य ने किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगाई थी, जिसे 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तोड़ दिया गया था। लेकिन पुराने संसद भवन को संग्रहालय बनाने और नया संसद भवन तैयार करने को लेकर मोदी सरकार की खासी आलोचना हुई। इसी संसद भवन ने आजाद भारत की पहली तस्वीर देखी तो 1971 में पाकिस्तान से जीत का ऐलान भी यहीं से हुआ। विपक्षी दलों ने ये कहा कि जब देश कोरोना और मंदी से जूझ रहा है, तब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ का खर्च करना कितना सही है। कई मंत्रालयों की इमारतें गिराए जाने और उन्हें बहुमंजिला बनाए जाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ। वहीं लाल बजरी के इलाके को ग्रेनाइट पत्थरों से ढके जाने और हजारों पेड़ों को काटे जाने के अंदेशे से पर्यावरणविदों ने भी जमकर विरोध किया। उनकी आपत्तियों के लिए महज 48 घंटे का वक्त दिया गया। बिना पूरी सुनवाई के आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। वहीं इस योजना के आर्किटेक्ट विमल पटेल को भी काम दिए जाने को लेकर पक्षपात का आरोप लगा। विमल पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट योजना तैयार की थी। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने हेरिटेज कमेटी की सिफारिशों को वैध मानकर इस निर्माण कार्य को सही ठहराया था, तब जाकर विवाद थमा और आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये कर्तव्य पथ नए रूप में सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो समझना होगा, अब जो इलाका है राजपथ का, वो कर्तव्य पथ कहलाएगा और ये कर्तव्य पथ को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। लेकिन जब नए सिरे से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया तो यह भी आरोप लगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना क्या चाहते हैं। तमाम तरह के आरोपों का सामना करने के बावजूद आज ये कर्तव्य पथ तैयार है और जिस तरह की खूबसूरती यहां पर देखने को मिल रही है, विपक्ष को वो खूबसूरती क्यों नहीं भा रही है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आरोप कई तरह के लगाए गए। चूंकि हेरिटेज सिटी के तौर पर भी अगर हम दिल्ली को देखें, हालांकि फिलहाल यूनेस्को ने इसको अभी तक वो मान्यता नहीं दी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें उठी जिसको लेकर कहा गया कि दिल्ली ऐतिहासिक नगरी कही जाती है और जाना भी जाता है। पर्यटक भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं, विरासतों की बात होती है। लेकिन यहाँ सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। नए सिरे से नई कहानी गढ़ती दिल्ली नजर आ रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अब जो कर्तव्य पथ तैयार हुआ है वो एक नई मिसाल कायम करेगा। इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों विपक्षी दलों की आंखों की ये किरकिरी बना हुआ, क्यों इस पर विवाद भी खड़े हुए। हालांकि आज जिस तरह का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा वो बेहद खूबसूरत है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर देंगे और हम उन तस्वीरों को भी देखेंगे, साक्षात गवाह बनेंगे जो तस्वीरें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
तो एक खूबसूरत तरीके से नए सिरे से नई कहानी गढ़ी जा रही है दिल्ली की, और पुरानी जो विरासत है दिल्ली की, जो जिसका गवाह इतिहास भी रहा है, पुराना संसद भवन, जहां से कई जब युद्ध हुए जिसमें जीत की मिसाल कायम की और उसका गवाह बना पूरा का पूरा संसद भवन, और सारे लोग इस बात की गवाही देते नजर आए कि जो इतिहास और जो सीख अंग्रेज देख कर गए उससे भारत की एकजुटता भी देखने को मिली और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया गया। पुराना संसद भवन कई इतिहास के पन्नों का गवाह है जो आज भी हमें कहीं ना कहीं बीते हुए दिनों की याद दिलाता है। और चाहे सांस्कृतिक बात की जाए, हर तरह से इतिहास के पन्नों को संजोए हुए है, लेकिन उसको अब संग्रहालय बना दिया गया है। क्यों आखिर विवाद का कारण यहां बनता जा रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कंचन द्विवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस चर्चा में। डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और प्रोफेसर संजय सिंह, इतिहासकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और प्रोफेसर संजय सिंह, आपसे थोड़ा सा शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देखा जाए इस राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में। आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी संजय जी? चलिए कंचन द्विवेदी, आपके पास आना चाहेंगे। आप किस तरह से देख रही हैं, चूंकि विवाद भी कई बार हुआ इसको लेकर, किस तरह से देख रही हैं इस कर्तव्य पथ को? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राजपथ और कर्तव्य पथ जब इसका नाम बदला गया, इसको लेकर भी लोगों को आपत्ति थी। जी देखिए, बात ये है ना कि आपत्ति किसको कहाँ से और क्यों हो रही है ये तो अलग की बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा आज मैं आपकी चीजों की तरफ बोलूंगी, थोड़ा इतिहास से भी जोड़ूंगी, क्योंकि आज हृदय बहुत खुश है और मैं खींचातानी ना करके नाम पर ही आ जाती हूँ जहाँ से शुरुआत होती है। जैसे कहते थे राजपथ, आज जाकर के वो कर्तव्य पथ बना हुआ है। कहने का मतलब नाम से ही समझ में आ जाता है कि राज्य, ये समझना होगा। कंचन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम समझने की यही कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो नई बिल्डिंग तैयार हुई है उसका जो प्रारूप, जितनी खूबसूरत वो नजर आएगी, उसमें हर चीज को ध्यान दिया गया। हर चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे इतिहास की बात हो, चाहे पर्यटन की बात हो, हर तरह से उसमें कहीं ना कहीं उसका इंतजाम किया गया है। वहां पर जो एंजॉयमेंट लोग जो बाहर से घूमने आते हैं उनके लिए भी है। कंचन जी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे बात पूरी करें। मतलब ये है सीधा सीधा कि ये बहुत बड़ी पहल है एक कर्तव्य से जोड़ने की, और जो हमारे अंग्रेजों की मानसिकता थी, गुलामी की मानसिकता थी, उसे खत्म करने की पहल है। ये शुरुआत है और बहुत बड़ी शुरुआत है। बाकी जो एक राज्य और कर्तव्य की बात है, तो क्योंकि भारत कर्तव्य से चलता है और जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं उन्होंने कर्तव्य ना करके राज्य किया है, वो मानसिकता रही है। तो यहाँ पर भी सिंबॉलिक तरीके से हम देख सकते हैं कि कहने का प्रयास और देश को ये समझाने का प्रयास, ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई अब कर्तव्य होगा, राज्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देश में रहते हैं और देश की सेवा करने के लिए आए हुए हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग हो, कोई भी चीजें हो, तो उसका एक बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक बात और है, क्योंकि जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने बहुत प्रयास करने के बाद जिनसे लड़ाई लड़ी, जिनकी वजह से हमारे देश में इतनी कठिनाइयां आई, हम लोगों ने इतना कुछ झेला है जिन लोगों की वजह से, अगर उन्हीं के सिंबल यानी कि नाम के सहारे से अगर हमारी कोई सड़क है या कोई जगह है और वहां पर हमारे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण हो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिनके लिए हम लड़े और उनके ही नाम के साथ में चीजें जुड़ी हो तो बहुत ही गलत बात है। तो आज कैसे उनका अनावरण हो सकता था, क्योंकि आज उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। तो ये भी बहुत समझने की बातें हैं, क्योंकि केवल नामों से चीजें कहते हैं कि नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, नाम से बहुत कुछ होता है। बाकी ये लोग तो हमेशा, यानी वो बातें बीत गई जब कहा जाता था नाम में क्या रखा है। के.बी. त्रिपाठी जी, क्या आप समझते हैं इन चीजों को जो बातें कह रही हैं कंचन जी, सहमत है आप उनसे? रविंद्र जी, सारी बातें पूरा देश समझ रहा है और सारी बातें जान रहा है। दरअसल कोई भी कार्य हो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, नियति क्या है, आपकी नीति क्या है, ये स्पष्ट झलकता है और दिखता है और पता लगता है। नहीं, ये इमारत किसी एक व्यक्ति की तो है नहीं,
जब इसका जिक्र होगा या इस रास्ते का जब जिक्र होगा वो तो पूरे देश की बात होगी ना। आप सुनने, मैं पूरी बात वही कह रहा हूं हाँ। कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। दरअसल मोदी जी को जिस तरह का विज्ञापनवाद चाहिए है और अपनी हर जगह उपस्थिति चाहिए है, उसके तहत इस तरह की योजनाएं जब बनती हैं तो वो निश्चित तौर पे, अगर जो कर्तव्य के इतने बड़े समर्थक हैं मोदी जी, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो राज्य के कर्तव्य दिए गए हैं उन पर भी एक बार बात कर लेते कि उनमें से किन कर्तव्यों को और कितना निभा रहे हैं। सामाजिक संस्कृति देश की प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक कर्तव्य है, क्या उस पे हो रहा है? नहीं तो आपत्ति इस बात पे है कि नरेंद्र मोदी इस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, सुर्खियों में आ जाएंगे, इस वजह से आपको आपत्ति है? नहीं, इसलिए आपत्ति नहीं, प्रधानमंत्री हैं, अगर जो वो चुन के आए हैं और ऐसा कर रहे हैं तो उसका स्वागत है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। बस उसके पीछे नियत, आप सिर्फ नाम ले दें और काम वो न करें, ये एक बड़ा ढिंढोरा होता है या एक ठगापन होता है। 8 साल से जनता को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। अच्छे दिन का वादा करने के बाद क्या यही अच्छे दिन आने थे? ठीक उसी तरह से ये नियति दिख रही कि नाम उसका कर्तव्य पथ आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा कर्तव्यों पे भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए और कर्तव्य कर लीजिए तो बेहतर होगा। सिर्फ विज्ञापन की जो लालसा है उसी के लिए आप कर रहे हैं तो फिर इसको देश से क्या लाभ होने वाला है? आप सिर्फ उसके आयोजन पर, उस पर खर्च करते रहिए और दिखता रहे। शिक्षा की स्थिति इस समय देश में क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति इस समय देश में क्या है, क्या प्रधानमंत्री जी की चिंता में ये सारी चीजें भी हैं कि सिर्फ वहां पर रंग रूप नाम बदल देने से देश बदल जाएगा? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का नारा था, क्या उसमें सिर्फ नाम बदलते रहेंगे और देश बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? तो इन सारी चीजों पे विपक्ष की आपत्ति है, लेकिन अगर जो उद्देश्य बहुत अच्छा है, नियत बहुत अच्छी है और कर्तव्य का आज से ही वो पालन करने लगे तो अभी भी 2024 में बहुत समय है। संजीव निगम जी, आपको भी यही लगता है कि कर्तव्यों का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं? आप भी सहमत हैं इनकी बातों से कि आज अगर दिल्ली कोई इतिहास रचने जा रही है, एक नए रंग रूप में नजर आएगी, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत? सवाल ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो बेसिक जो मूलभूत चीजें अगर वो भी चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक तरफ, मैं तो मान लीजिए कि अब मैं अपना घर का मुखिया हूँ, मैं खुद जो है अपना सोच बहुत बढ़िया मकान हमारा में बना करके तैयार कर दिया, लेकिन बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वो उनको ना कोई रोजगार है ना उनकी कोई देखभाल, तो ये मतलब ये ठीक है, अच्छा है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन साथ साथ जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों के हित के लिए, उनमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है और उतनी ही तत्परता की आवश्यकता है जितनी तत्परता से ये वाला काम किया गया है। अब जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि स्कूलों की बात अभी चल रही है, जब 8 साल हो चुके हैं तभी सरकार को मोदी साहब का ध्यान गया है कि हम 14,500 स्कूल हम सही करेंगे। सर इतने से क्या हो जाएगा? और वो भी अगर आप पहले दिन से, पहले वर्ष से अगर आप सही करते तो अभी तक बहुत सही हो गए होते। तो ये बात तकलीफ यहाँ पर होती है, जिसे प्राथमिकता देना चाहिए उसे प्राथमिकता आपने नहीं दी, ये अपनी जगह है। नहीं, लेकिन अगर प्राथमिकता दी है और अगर स्कूलों की बात करी तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है कि वही स्कूलों को अच्छा करेगी? ये काम तो बहुत पहले करना चाहिए था और सिर्फ टुकड़ों में आप कर रहे हैं। 8 साल अगर हो रहे हैं धीरे धीरे, आप अगर पहले शुरुआत किए होते तो अब तक का काफी हम चल चुके होते, काफी व्यवस्था सही बना चुके होते। तकलीफ यहाँ होती है और आप करने की बात करें, ठीक है। और दूसरे काम आपने इसके पहले, सबसे पहले आपने बीजेपी के कार्यालय बना लिए। अगर आते आते का पहले ये काम करते धीरे धीरे हो जाता। अभी आप कहते हैं गरीबों को हम पक्के मकान देंगे, सब पक्के मकान देंगे और कैसे मकान देंगे? कांग्रेस वाले नहीं, वो जो मकान पक्की दीवारों के होंगे उसके अंदर नल होगा, नल में जल होगा। आप ये बात तो वो उनका क्या हुआ जी? उनका क्या हुआ? वो प्रोजेक्ट आपके डेले होते चले गए। ठीक है, प्रोफेसर संजय सिंह से भी समझ लेते हैं, एक इतिहासकार के तौर पर वो क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं दिल्ली की जो नई इबारत लिखने जा रही है दिल्ली, उसको? संजय जी, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल मैटर और चीजें अलग हो गई, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कई चीजों पर, कई बिंदुओं पर विवाद भी खड़े हुए। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी बिल्कुल। देखिए, मैं राजनीतिक डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, बिल्कुल उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली राजधानी जो 1911 में बनी, उस समय तत्कालीन ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम दिल्ली आए 1911 में, और लॉर्ड हार्डिंग उस समय जो वायसराय थे यहाँ दिल्ली दरबार लगाया। ठीक। उसके बाद 1921 में
पहली बार जो विस्टा प्लान का जो है इसकी शुरुआत की गई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडविन लुटियन इसके वास्तुकार थे, ठीक। और इसीलिए इसको लुटियन का टीला कहा जाता है। लेकिन लगभग 100 साल के बाद आज इसका क्रियाकल्प या रिनोवेशन कह लीजिए, रीडेवलपमेंट इसको कह लीजिए, वो किया जा रहा है। और बहुत आवश्यकता थी इस चीज की कि 100 साल पुराना स्ट्रक्चर आज की आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं कर पा रहा था। ठीक। और हमको, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित होने की तरफ हम जब कदम बढ़ाते हैं, तो ऐसे में हमको अपनी आइडेंटिटी को उभारने के लिए, विश्व पटल में अपने को स्थापित करने के लिए अपनी चीजें निर्मित करनी होती हैं। ठीक। अदरवाइज आप ये देखिए ना, विश्व में सारे क्या मैसेज था कि भाई अंग्रेज पार्लियामेंट बना के चले गए और अभी तक भारत अपनी संसद भी नहीं बना पाया। तो मेरे हिसाब से राजनीतिक डिबेट अलग अलग एस्पेक्ट में कर सकते हैं लोग, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन कदम है और निसंदेह दिल्ली को एक नया गौरव और एक नया सम्मान जो है विश्व पटल पे मिलने वाला है। और इस कार्य के लिए जो है मैं मोदी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इसी तरह से उनका जो विजन है, कुछ मेरे साथी जो अभी कर्तव्य की बात कर रहे थे जी, वो कि आप जानते हैं 1947 में भारत आजाद हो गया, 1950 में संविधान लागू हो गया, लेकिन कर्तव्य जोड़े गए 1976 में। ठीक। और राजपथ जो है कहीं ना कहीं औपनिवेशिक सोच को हमारे युवाओं के मन में डालता है। तो आज जो है, जो भी आज का युवा है, वो जब इस कर्तव्य पथ पे चलेगा तो केबी त्रिपाठी जी एक इतिहासकार निष्पक्ष होकर अपनी बात रखता है, और बहुत उन्होंने खूबसूरत बात ये कही कि भाई हम कब तक अंग्रेजों के बनाई गई चीजों पर या कोई और अगर सत्ता में आया हम पर शासन कर गया, उनकी जो चीजें विरासतें हमें दी गई हैं उन पर ही गर्व करते रहेंगे, हमने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, क्यों? और जब कोई नया करने की कोशिश कर रहा है तो हमें दिक्कत हो रही है। नहीं, दिक्कत नहीं हो रही रविंद्र जी। मैंने जो उंगली उठाई थी पहले उसे स्पष्ट कर दूं कि जो प्रोफेसर संजय साहब कह रहे थे कि कर्तव्य 76 में जोड़े गए, वहां पे स्पष्ट कर दूं कि राज्य के कर्तव्य 1947 में जो संविधान बन रहा था, 1950 में जो लागू हुआ, उसी में जुड़े हुए थे, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के नाम पर। मैं उन कर्तव्यों की बात कर रहा था जो राज्य के कर्तव्य हैं, न कि व्यक्ति के कर्तव्य। व्यक्ति के कर्तव्य इंदिरा जी के समय में 76 में जोड़े गए। अब जो आपका प्रश्न है कि अगर जो कुछ ऐसा नया सरकार कर रही है, तो आप रविंद्र जी इसकी जानकारी होगी, कांग्रेस सरकार में भी इस पे प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था और ये प्रोजेक्ट बना था। ऐसा नहीं कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही, कांग्रेस तो पक्षधर है कि ये होना चाहिए। नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल में जो तेजी दिखाई जानी चाहिए थी वक्त के हिसाब से, उस पर सवाल उठते हैं। ऐसा नहीं कहा जाता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। रविंद्र जी 8 साल नए प्रधानमंत्री जी को लग गए हैं, 8 साल का शासन हो चुका है। अगर जो इन्होंने जल्दी दिखाई तो कितनी जल्दी दिखा पाए? जो प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय में शुरू हो रहा था आज 8 साल बाद पूरा हो रहा है। फिर कोरोना काल का वक्त ऐसा था जब सरकार ये रोना रो रही थी कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम कैसे काम कर पाएंगे, और सबने एक झटका खाया, आम आदमी की भी कमर टूट के रह गई। उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इन चीजों को जो अंजाम दिया जा रहा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल करना कांग्रेस का काम है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस किन कर्तव्य विमूढ़ की परिस्थिति में आ गई है, क्योंकि जब कोई कर्तव्य नहीं कर पाता तो भी दूसरा करता है ना, उसके लिए सवाल खड़े हो जाते हैं। बाकी मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगी। जब सोनिया गांधी जी, यानी कि एंटोनिया माइनो, जब सोनिया गांधी बन जाती हैं तो ये लोग कहते हैं नहीं भारत की सभ्यता को अपनाया, बहुत अच्छा किया। और जब अगर हमारा कर्तव्य पथ बन रहा है राजपथ को हटा करके, तो ये लोग कह रहे हैं नहीं, ये लोग अपना कर्तव्य कर ही नहीं रहे, ये होना ही नहीं चाहिए, क्या क्या कर देंगे। लेकिन नाम बदला जाना जरूरी था क्या? मैं पूरी बात कर रही हूँ। नाम बदलना बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि जहाँ पर और कहीं मैं किसी तथ्यों पर नहीं जा रही हूँ, मैं बस एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि जहाँ पर हमारे महानतम महापुरुषों ने अपने बलिदान को दिया हो, अपनी जान हाजिर की हो देश के लिए, जिन लोगों से लड़ करके भारत को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया गया हो, उनकी मूर्ति उस राजपथ पर अगर अनावरित होगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सबसे पहले बदल देना चाहिए, और मुझे लगता है तो कांग्रेस को बदल देना चाहिए, जो कि नहीं बदला। तो चलो, अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आपको साथ देना चाहिए। अगर आप अपनी चीजों पर अच्छा कह सकते हैं तो जो अच्छा हो रहा है उस पर साथ करिए। हमने तो औरंगजेब रोड भी बदला तो इन लोगों को बहुत बुरा लगा। हमने जब शिवाजी के सिंबल को रखा महाराष्ट्र में, तब भी इनको बुरा लगा। इनको तो हमेशा बुरा ही लगता चला जा रहा है, लेकिन
लेकिन देश के लिए जो जरूरी है वो होना चाहिए। और देश के लिए जो अंग्रेजों की छूटी हुई निशानियां हैं, मुझे लगता है पर्यावरण की बात करूं तो जहां पर्यावरण की बात हो रही है वहां 4,500 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं और नए जो पुराने थे उनका अभी ख्याल रखा गया है। मुझे लगता है जामुन के पेड़ वहां पर पुराने थे उनका संरक्षण किया गया और ज्यादा 4,000 पेड़ वहां लगाए गए। तो पर्यावरण का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया, क्योंकि आप झूठ बोलने में माहिर है तो आप झूठ बोलेंगे। बाकी अगर मैं आपकी बात करूं तो मुझे लगता है आप पार्टी के लोगों को अपने आप को पहले देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो अभी स्कूलों की बात कर रहे थे जहां पर 550 से ज्यादा स्कूल बनाने का दावा कर रहे थे, उन्होंने 30 से 50 स्कूल भी नहीं बना पाए ढंग से। वो कह रहे हैं कि स्कूल, वो तो कह रहे हैं हमने कायाकल्प कर दिया, जो सरकारी स्कूल थे वहाँ अधिकारियों के बच्चे पढ़ने जाने लगे। हाँ, उसी की जो सरकारी रिपोर्ट है और इन्होंने खुद दिया है उसी की तो चीजें है ना कि ठीक से 50 स्कूल भी नहीं बना पाए हैं। जो मॉडल होता है ना उसको भी ढंग से नहीं सजा पाए। संजीव निगम जी, करते हैं बहुत पढ़े लिखे होने के, कम से कम जो बातें आपने कही थी, अगर आप किसी पर उंगली उठा रहे हैं, नए निर्माण पर उंगली उठा रहे हैं, नए इतिहास पर उंगली उठा रहे हैं, तो कम से कम अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लीजिए कि जिन स्कूलों को बनाने की आपने बात कही कितने स्कूल आपने नए बना दिए। मैंने उंगली नहीं उठाई है, मैंने निर्माण के बारे में मैंने कहा साफ साफ अगर वो भी काम होता, उन चीजों को भी प्राथमिकता मिलती तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने निर्माण पे उंगली नहीं उठाई, मैं थोड़ा सा जवाब दूंगी मैंने इसके बारे में कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर जो दूसरी चीजें हैं उन्हें भी प्राथमिकता मिलती तो ज्यादा अच्छा होता। आपने प्राथमिकता इसको पहले दी, दूसरों को नहीं दी। सही ये है कि दोनों चीजें, जब हमारा भारत होगा, हमारा भारत का एक एक बच्चा शिक्षित होगा तो वो भी नहीं, तो ये केवल ये जो विचार है, ये विचार क्या केवल अरविंद केजरीवाल के ही मन में आता है? आपको लगता है प्रधानमंत्री इन सब चीजों से अछूते हैं? अगर 70 साल हो रहे हैं, धीरे धीरे तो हो गए हैं, हम लोग अमृत काल में आ गए हैं। अगर ये चीजें पहले हो चुकी होती तो हम आज इस पर बात थोड़ी कर रहे होते, हम किसी और चीजों में चर्चा कर रहे होते। नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं या कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं भाई, मैं पिछले 75 नहीं, आपका आरोप किस पे है? मैं पिछले 75 वर्षों की बात कर रहा हूँ, जिनकी भी सरकारें रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी शासन में है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी शासन में रह चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अरे पाला बदल रहे हैं क्या आप? सुन लीजिए, नहीं, पाला बदल रहे हैं क्या? अभी तक बीजेपी की बुराई कर रहे थे, अब आप कांग्रेस की बुराई करने लगे। मैं बुराई भलाई नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भारत को नंबर 1 बनाना है। भारत नंबर 1 कैसे बनेगा? हम इनकी बुराई और उनकी बुराई से तो भारत दूसरे नंबर पे कहाँ नजर आ रहा है आपको? नंबर 1 दुनिया का कैसे बना सकते हैं? भारत दूसरे नंबर पर कहाँ नजर आ रहा है सर? आप भारत को नंबर 1 बनाएंगे? क्या? अरे स्कूलों, अभी तक भारत दूसरे नंबर पे था क्या? उत्तर प्रदेश में स्कूलों का दौरा करिए, क्या हालत है। प्राथमिक स्कूलों की तरह जाकर के देखिए। अरे संजीव निगम जी, आप क्या कह रहे हो? आप ये बताओ, जब आपसे ये पूछा जाता है दिल्ली टॉप 10 से बाहर क्यों हो गई, अगर आपने शिक्षा में इतना ज्यादा विकास किया है, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया है, तो आपके पास जवाब नहीं होता है। आपसे ये पूछा जाता है कि जो नीतियां आप लेकर आ रहे हैं उस पर जवाब दीजिए, आप पे जवाब नहीं दिया जाता है। अभी आप भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे थे, अब आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि 75 साल कैसे चले गए? आप मेरे द्वारा कही हुई बात को मत मानिए, जो हम कह रहे हैं। जो भरोसा अगर आपके बाहर के अखबारों में छप जाती है, खबर शिक्षा मंत्री की तारीफ हो जाती है, उसमें भी आपको तकलीफ है। सारे शिक्षा मंत्री की ये जो है फोटो स्कूल के, ठीक है कंचन जी, क्या तकलीफ है? आप दूसरे को क्रेडिट लेना नहीं देना चाहती? पसंद कर रहे हैं तो अखबार में फोटो नहीं छपेगी क्या? चर्चा नहीं होगी क्या? इसमें क्या क्या होगा? संजीव जी जवाब दे रही हैं, आपकी बात का जवाब ले लें, बाकी वक्ताओं के पास भी जाना है। आम आदमी पार्टी को बुला करके संजीव जी कैसे कर रहे हो? ठीक है, आपकी बात हो गई, अब आपकी बात हो गई, कम से कम सुन लें कंचन जी को, आपकी बात का जवाब दे रही हैं। मुझे लगता है कि आप थोड़ा तैयारी करके नहीं आए, शायद आपको मंत्रियों के बारे में अपने नहीं पता है। वो जो जिनके लिए संसद में आदरणीय अरविंद जी बोलते हैं कि बहुत ईमानदार हमारे मंत्री हैं, बहुत कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर। हाँ, कट्टर वाले। हमारे द्वारा कोई आता ही नहीं, हम नंबर 1 ईमानदार हो जाते हैं। वो खुद अपने आप को बोल लेते हैं और फिर वही कुछ दिन के बाद जेल चले जाते हैं वही महाशय। तो सिर्फ सोचने वाली बात है, जिनको आप बहुत पढ़ा लिखा कह रहे होते हैं, कुछ दिन बाद में फिर उन्हीं की फर्जी मार्कशीट निकल के आ जाती है। आप जिनके लिए बोलते हैं कि हम लोग लाइट बहुत देते हैं, हम लोग फ्री दे रहे हैं, उनका भी अब बिल आने लगा है। आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत विकास किया है दिल्ली में। मुझे अगर आप थोड़ा सा भी अगर जानते हो,
आप पार्टी के बारे में, तो मुझे आप 5 काम गिना दीजिए कि जो आपने दिल्ली में विकास किया हो। दिल्ली में जो भी विकास है वो केंद्र के द्वारा हुआ है। आपने एक ही चीज पकड़ के बैठ गए हैं, एक कोई मोहल्ला क्लिनिक वाला, और उसमें भी सारी चीजें फर्जी होती हैं। लेकिन एक मामले में तो कंचन जी कंपटीशन है भारतीय जनता पार्टी से, एक मामले में तो कंपटीशन है आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से। एडवर्टाइजमेंट को लेकर दोनों पार्टियां जबरदस्त प्रचार करती हैं। साइड में रख देता हूँ, आप ये बताइए, अगर नहीं, प्रचार के साथ कार्य भी होना चाहिए ना आनंद जी। ठीक। एक मिनट को साइड कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, अगर हम अपने बुजुर्गों को, आम आदमी पार्टी की सरकार तीर्थ यात्रा कराती है तो उसमें क्या बुरा कर रही है? हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, जहाँ ठीक लगता है। वैष्णो देवी जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, अयोध्या भी जाएंगे। अब सुन लीजिए, महिलाओं और बच्चों को उनके नाम पर आप लोग पर्ची की सीटें कर रहे हैं। आपने क्यों कहे कि 500 से ज्यादा स्कूल बनाइए, और आप 50 स्कूल भी नहीं बना पाए? क्यों कहा आपने? अगर हम मुफ्त में दे रहे हैं तो आपको इसमें तकलीफ हो जाती है? अच्छा नहीं लगता है आपको? ठीक है संजय जी, तो आपसे थोड़ा जवाब चाहेंगे, क्योंकि हम दिल्ली के इतिहास की बात करते हैं। दिल्ली तो खूबसूरत नजर आ रही है, ये क्या इस तरह के जो विषय हैं, जब देश की बात आती है, कुछ ऐसा नया इतिहास लिखा जा रहा है, तो इस पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, बहुत छोटे मन की बातें हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ देश के गौरव की बात होती बिल्कुल, है, सवाल यही कि क्या राजनीतिक दल जो है आपसी भाईचारा या जो उनका एक दूसरे के प्रति सम्मान है खोते जा रहे हैं? बिल्कुल बहुत निचले स्तर की राजनीति अब शुरू हो गई है। उसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस देश में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगने में 75 साल लग गए हों, ठीक, जो युवा हृदय सम्राट कहे जाते हैं, ये कहीं ना कहीं उस सोच का प्रतीक है जहाँ देश के नायकों को जो है एक विशेष लोगों को आगे रख के बाकी सबको पीछे धकेल दिया गया। आज जब सबको सम्मान मिलता है तो उनकी अपनी लीगेसी उनको लगती है खतरे में लग रही है। ये बहुत गलत बात है। जिस देश के लिए जिसने त्याग किया है, कुर्बानी दी है, उसको सामने आना चाहिए, और लोगों का ये अधिकार है कि उनको अपने देश के नायकों के बारे में जानने का अधिकार, पूरा अधिकार है। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा लगता है कि अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकल। लेकिन एक बात और समझना चाहेंगे आपसे संजय जी, जी, कि भारत की जो मिट्टी है जी, वहां तो हर जगह अगर देखें, जिस मिट्टी को भी जहां से भी आप छुएंगे उसमें क्रांतिकारियों के जो खून से सींची गई जमीन नजर आती है, जी, उनके खून पसीना नजर आता है। शहीदों की बात करें तो हमारा शायद कोई भारत का ऐसा इलाका नहीं होगा जहां पर शहीद ना हुए होंगे लोग। तो हर जगह पर अगर इस तरह की स्थिति की जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट तो पूरे देश में होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, दिल्ली जो है एक विशेष स्थिति में है, विशेष दर्जे में है। ये देश की राजधानी है, नेशनली नहीं इंटरनेशनली पर्यटक यहाँ आता है, और वो हमारी संस्कृति की, हमारी प्रोग्रेस की और सबकी एक झलक और एक मन में एक इमेज लेके जाता है। आप याद कीजिए, कुछ समय पहले तक जो औपनिवेशिक काल में जो है जो इमेज बनाई थी भारत सपेरों का देश है, वो कैसे बनाई थी, किसने बनाई थी? तो वो कहने वाला कौन था? वो कहने वाले अंग्रेज थे ना, जिनके चिन्हों को आज हम मिटाने की कोशिश करते हैं, जिस औपनिवेशिक मानसिकता से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो हमारे कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों तो ये और 75 सालों में क्या ये इमेज नहीं धो पाए हम, जब सपेरों का देश कहा जाता था? 2014 के बाद ही ये स्थिति हुई कि हम सपेरों का देश नहीं कहे गए। नहीं, इमेज को हमने, देखिए, मैं किसी के योगदान को नकार नहीं रहा, आप मेरी बात समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 75 साल नहीं, आपने याद दिला दिया तो मैंने कही मैं भी आपको थोड़ा याद दिला दूं। नहीं, क्या 75 सालों में इस स्थिति को हम नहीं धो पाए? नहीं, मैं किसी के योगदान को नकार नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ, अब तक भारत विकासशील देश है, लेकिन अब भारत सपना देखता है विकसित देश बनने का 2047 तक। तो आप बताइए कैसे बनेगा? सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक पद का नाम बदल दिया या सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगा दी या सेंटर इसका वो कर दिया। आप इसको रिक्वायरमेंट भी समझिए, जरूरत समझिए कि जब 2026 में संसद में जो है लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ के जो है टोटल सीटें 1272 हो जाएंगी, तो संयुक्त अधिवेशन कहाँ होगा? ठीक, क्या आप जिस दिन इस चीज के आपके सिर पे आके प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तब आप कुआं खोदेंगे जब आपको पानी की जरूरत होगी? ठीक है। आप विजन होना चाहिए आपके पास, आपके पास बिल्कुल विजन कहीं ना कहीं सरकारों का या जो आपका नेता है या जो देश का लीडर है उसके पास होना चाहिए। क्या इस विजन के तौर पर नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं या नहीं जाने जाते? विपक्ष क्यों नहीं मानता कि उनके पास विजन नहीं है, और लोग क्यों मानते, जनता क्यों मानती कि उनके पास विजन है? संजय सिंह जी,
चूंकि बात कंचन जी भी कर रही हैं, चूंकि हमने दोनों से समझने की कोशिश की, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे नजर दौड़ाएं, 100 साल पुराने पेड़ काट दिए गए। अभी बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर इमारतें बनी हुई तो उनको काट दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें जो पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, विकास के लिए, इस तरह की चीजों को करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद उन चीजों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं या है। उनका भी ध्यान, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। देखिए उसकी तरफ ध्यान मैं समझता हूँ दिया जाना चाहिए और दिया गया है, क्योंकि अगर पुराने पेड़ कहीं काटे, वैसे तो उनको रिसफल किया गया, दूसरी जगह उनको रिप्लांट किया गया है और इसके अलावा प्लांटेशन और किया गया है। तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा पेड़ वहाँ पे हैं, पहले से ज्यादा हरियाली वहाँ पे है। और देखिए छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो राष्ट्र के प्रोस्पेक्टिव में, राष्ट्र के गौरव के प्रोस्पेक्टिव में आप न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक बात। आप व्यक्ति अपने घर को भी रिनोवेट करता है, रीडेवलप करता है, तो उसी रूप में इसको देखना चाहिए कि हमारी जरूरत भी है, इको फ्रेंडली भी है, भूकंप रोधी भी है। और सबसे बड़ी जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक आत्मनिर्भर भारत, एक स्वाभिमानी भारत और 21वीं सदी का भारत जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। अतीत कॉलोनियल एक कलंक है, कॉलोनियल कलंक से अपने को मुक्त करना चाहता है और अपने स्वाभिमान से डट के सच के खड़ा होना चाहता है। और इसके लिए सब चीजें बहुत आवश्यक हैं। नहीं, जब हम ये बात कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत, तो क्या 1947 के बाद हम नहीं हुए? नहीं, मैंने पहले भी आपसे बात कही, आप बिल्कुल किसी को चीज को जीरो मत कीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि भाई यहाँ आप रुक ही जाना चाहिए, आपको अब आगे नहीं बढ़ना है। जीवन में भी ऐसा नहीं होता, नेचर में भी ऐसा नहीं होता, चीज अनवरत बढ़ती है, आगे बढ़ती है। जो मेरे एक साथी कह रहे थे हमने इतने एम्स बनाए तो उन एम्स को आगे बढ़ाया गया है, तो एक प्रोसेस है, प्रगति का कोई एक ये नहीं है कि क्राइटेरिया को यहाँ जाकर रुक जाइए अब आपका बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। और अभी मैं एक चीज और जो कह रहा था कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो ये मूर्ति का अनावरण हुआ है, ये वास्तव में एक ऐसी सेंटिमेंट है हिंदुस्तान के लोगों का, जिनको ये लगता है कि इस इतिहास से छेड़छाड़ करके कुछ लोगों ने जो वास्तविक नायक थे इस देश के आजादी के आंदोलन में, उनको नहीं सामने लाया गया। उनको लाने का जो ये प्रयास है, ये अद्भुत प्रयास। लेकिन कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं, जब आप आत्मनिर्भर भारत की तरफ कहते हैं तो मूर्तियों को बनाने में जो मटेरियल होता है वो जिस देश से मंगाया जाता है या जो देश अपने लगाता है, उसको लेकर कई बार विवाद हुआ और उसको आईना दिखाने की बात की गई। देखिए मटेरियल की जहाँ तक बात है, आज देखिए आपसे पहले मैंने अभी कहा था लुटियन का टीला ये माना जाता था, लेकिन अब इसका वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। अब आगे आने वाले टाइम में आगे जनरेशन हमारी क्या याद करेगी? एडविन लुटियन को याद नहीं करेगी, ठीक, अब विमल पटेल को याद करेगी, ये याद करेगी। लेकिन विमल पटेल को लेकर भी तो विवाद होता रहा। देखिए विवाद तो किसी के साथ किया जा सकता है, विवाद कोई ऐसी चीज नहीं है विकास को रोक देगी, विवाद पैरेलल चलते हैं विकास के साथ, ठीक, क्योंकि नजरिए का अंतर है, हर व्यक्ति अपने नजरिया से चीजों को डिफाइन करता है। ठीक। केबी त्रिपाठी जी, अब तो अंदाजा हो गया होगा, बहुत शालीनता से और बहुत सज्जनता से एक ऐसी बात उन्होंने कही है कि देश का विकास नहीं रुकना चाहिए। आलोचनाएं होती रहती हैं, आप किसी पर भी विवाद तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो सत्यता है उसको थोड़ी ना नकार देंगे। रविंद्र जी, पिछले ब्रेक में मैं समय नहीं पा पाया था बोलने का, अन्य वक्ताओं कारण, थोड़ा समय दे दीजिएगा। पिछले वक्तव्य में ब्रेक से पहले बात हो रही थी विजन को लेके। बहुत जरूरी होता है कि कोई भी जो हमारा नेता है और देश का नेतृत्व कर रहा है उसके पास एक विजन होना चाहिए। जो आपत्ति है हम लोगों की वो इसी बात पर है कि कोई विजन उस तरह का दिखाई नहीं देता। 2014 में सरकार बनने के बाद जो बड़े बड़े वादे किए गए थे और देश ने बड़ी उम्मीद लगा रखी थी, 10 साल की कांग्रेस की मनमोहन सरकार जो काम नहीं कर पाई थी उन्हीं को लाके रखा था आगे मोदी जी ने, और सबने जन समर्थन दिया, मोदी जी की सरकार बनी। लेकिन पहली बार विजन का फेलियर बड़े स्तर पर दिखाई दिया नोटबंदी के रूप में। नोटबंदी आज तक का सबसे बड़ा, एक कहा जाए कि घोटाला है या बुरा समय है, दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। आज भारतीय जनता पार्टी केबी त्रिपाठी जी, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा बहस में। कंचन जी बोल लेने दीजिए। दूसरा जो मुद्दा आया जिसको नहीं, एक थोड़ा सा एक सवाल बीच में जहन में आया, मैं भूल जाऊंगा। केबी त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं कि विजन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका विजन इतना बड़ा हो कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो उस विजन को।
बिल्कुल रविंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। नोटबंदी के बारे में आज प्रधानमंत्री जी को खुद दिख रहा है। उन्होंने कहा था 50 दिन बाद मुझे चौराहे पे खींच लाना, और आज 5 साल भी जब उसके होते हैं तो प्रधानमंत्री जी जिक्र तक नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नवंबर के महीने में ये भूल जाती है किसी महीने में प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी। दूसरा विजन का एक मामला दिखाई देता है जीएसटी को लेके। जिस तरह का जीएसटी का प्रपोजल मनमोहन सिंह साहब ने शुरू किया था और उसको बदल के आज जहां पे इन्होंने पहुंचा दिया। इसलिए अभी उदाहरण दूंगा तो बहुत बड़े हो जाएंगे। काले धन के लिए कि काला धन विदेश से आ जाएगा, 15 लाख सबको मिल जाएंगे। आज के ये आंकड़े हैं रविंद्र जी, जो कोई कांग्रेस नहीं दे रही, ये स्विट्जरलैंड की सरकार दे रही, कि वहां पर जो भारतीय धन का संग्रह है वो और ज्यादा बढ़ गया है। आप जो जो चीजें कह रहे थे उसकी उल्टी हो रही हैं। ऐसे 20वें उदाहरण मैं दे सकता हूँ। इस आधार पर कहा जा रहा है कि दरअसल इतिहास की बात कर रहे थे ना संजय जी, इतिहास में ही मोहम्मद बिन तुगलक भी हुए हैं, वो भी इन्हीं कामों के लिए जाने गए हैं। तो आज तो तुलना आप किससे कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की? मोदी जी से। अच्छा, सबको दिख रहा है। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, काला धन हो, अच्छे दिन हो, शिक्षा की बात हो। आप संजय जी, आप बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, संजय जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। संजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। संजय जी देखिए मोहम्मद तुगलक भी जिस वजह से ये एल्फिंस्टन एक इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार है, उसने मोहम्मद तुगलक में पागलपन का अंश कहा था। ठीक। जबकि एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मैं कह सकता हूँ कि अगर मोहम्मद तुगलक की योजनाओं को आप देखें तो उस समय देश की महती आवश्यकता या परिस्थितियों के अनुरूप थी वो। लेकिन हेलो जी जी जी, सुन रहे हैं। बात पूरी कर लीजिए। चाहे उसका राजधानी परिवर्तन हो, चाहे जो भी काम हो, लेकिन क्योंकि जन समर्थन उनके विरुद्ध था इसलिए ये चीजें एल्फिंस्टन ने कह दी। जबकि यहाँ उल्टा है, जो मेरे साथी कह रहे हैं, मोहम्मद तुगलक जो बता रहे हैं, इनके साथ जन समर्थन नहीं है। आज ये अपनी कमी को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अब किसी एक ही लाइन पे वो चल रहे हैं, तो मेरा उनसे विनम्र केबी त्रिपाठी जी, संजय सिंह जी कहना चाह रहे हैं कि आप लकीर के फकीर बने हुए हैं। नहीं, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। संजय, जब 1971 में मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, संजय जी खुद क्लियर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बात सुन लीजिए। संजय सिंह जी बात कंप्लीट कर रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उस समय अटल जी ने इसी लोकसभा में, जिसका अब ये कह रहे हैं कि वो यहाँ ये हो गया वो हो गया, इंदिरा जी से कहा था कि अब मैं किसी पार्टी की तरफ से बोलने को तैयार नहीं हूँ। इस समय पूरा देश एक पार्टी है और प्रधानमंत्री आप आगे बढ़िए और पूरा देश आपके साथ कंधे से कंधे और कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहता है। और आज का विपक्ष ऐसा हो गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे हमसे सबूत मांगता है, जिसका फायदा विदेशी ताकतें उठाती हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध ये है कि आप अपनी जो भी आपके दुराग्रह हैं, मतभेद हैं या जो भी कुछ है, संजय जी आप इस तरह की बातें करेंगे तो केबी त्रिपाठी जी आपको किसी न किसी पार्टी का तो घोषित कर देंगे। नहीं, राष्ट्रीय हितों के घोषित करने की जरूरत नहीं, वो सब दिख रहा है। घोषित करने की जरूरत नहीं। संजय जी ने इतिहास से ज्यादा नागपुर से शिक्षा पद्धति से ट्रेनिंग ली है, इसीलिए मैं कहूंगा इतिहास में वो खुद क्लियर नहीं है। वो नहीं बता पा रहे कि मोहम्मद बिन तुगलक असफल शासक था या सफल शासक था। आप इतिहास के विद्यार्थी और अध्यापक होने के बाद, प्रोफेसर होने के बाद इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की बात कर रहे हैं और जन समर्थन को नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी का शासन था, जब इस तरह की बात चली थी युद्ध की, तो उन्होंने समर्थन किया था कि देश आज एक है, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलेंगे, हम देश की तरफ से बोलेंगे। उनका ये कहना करते हैं। रविंदर जी, अभी कोरोना के समय पूरे विपक्ष ने सरकार को कहा कि पूरी सरकार के साथ खड़ा हुआ है विपक्ष। जब भी कोई ऐसा मामला आता है कि देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की संप्रभुता, पूरा विपक्ष साथ खड़ा होता है। और पिछले 8 साल में कई बार ऐसे प्रकरण आए जो मैं बता सकता हूँ। चलिए मैं कुछ बातें आपको गिना देता हूँ केबी त्रिपाठी जी। एक वक्त था जब कांग्रेस का भी शासन हुआ करता था। अगर हम देखें तो आतंकवाद की कई घटनाक्रम देश के अंदर देख लिए जाते थे। लंबा टाइम हो गया ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली, तो इसको आप सफलता नहीं मानेंगे सरकार की। नेशनल हाईवेज देख लीजिए आप, नेशनल हाईवेज को देख लीजिए। अगर हम NH-24 दिल्ली का ही ले लें, कितना लंबा जाम लगता था। आज हाईवेज देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है। ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती थी जी। एक प्रक्रिया होती है, विकास कभी समाज और इतिहास। कंचन जी कुछ कहना चाहते हैं? कंचन जी, समाज जो देख रहा है विकास, उसकी तारीफ कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो आलोचना के ये भी तो विकास का ही है सर, ये भी तो विकास की बात हो रही है। ये भी तो दिल्ली को नई पहचान दिलाने की बात हो रही है। दिल्ली को नई
पहचान दिलाने पे कोई विरोध नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह से वो योजना बनाई जा रही है और उसके पीछे जो नीति है, कंचन जी, जो नीति होती है, जी रविंद्र जी, उनका कहने का मतलब है कि सिर्फ जो है हाईलाइट में बने रहे, इसलिए किसी न किसी चीज का उद्घाटन करते रहिए। रविंद्र जी, मैं कुछ बोलूं, कांग्रेस की क्या स्थिति है, मुझे लग रहा है कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा, जो व्यक्ति अंधा होता है ना, उसको लगता है कि सारी दुनिया काली है, उसको लगता है कि कुछ है ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो अंधा होता है। तो इस टाइम पर जो कांग्रेस पार्टी है वो अंधी हो चुकी है। नहीं, वो सवाल इस बात पे उठाते हैं कंचन जी कि आप कहते हैं कि 75 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि देश ने कोई प्रगति की नहीं है कांग्रेस के शासनकाल में, वो इस बात के लिए बोलते हैं जब आप कहते हैं कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। हाँ ना, तो एक परिवार ने अपना घर भरा है, एक परिवार ने अपनी चीजों को संभाला है, एक परिवार ने सोचा है कि भारत में हम ही राज्य करेंगे, नहीं तो वो पहले ही जो राज्य पद आज बदल करके कर्तव्य पद हो रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के शासन में ही हो जाना चाहिए। और हो गया होता अगर इन लोगों ने अपनी एक पारिवारिक पार्टी नहीं समझी होती और राज्य नहीं किया होता वाली मानसिकता में भारत में ना रहे होते। मतलब आपको लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने काम किया है, बाकी किसी भी पार्टी ने आज तक कोई काम किया ही नहीं? आपने तो सबके काम को नकार दिया। तो इतिहास के पन्नों में जो कांग्रेस का इतिहास दर्ज है वो सब झूठ है। बिल्कुल नहीं रविंद्र जी, सबने अपना अपना काम किया, लेकिन जो होना चाहिए, अगर हमारी जो ऐतिहासिक चीजें हैं आपने उनको नहीं संभाला, अगर जो अंदर की हमारी चीजें हैं जिनकी वजह से देश में विरोध होता है, देश में झगड़े होते हैं, देश में आतंकी हमले होते हैं, उन चीजों को नहीं संभाला तो फिर आपने अपना कर्तव्य नहीं किया। अगर सिर्फ आपने अपने ही चीजों के लिए और राज्य के लिए आप राजनीति में है तो फिर आपने अपना कोई कर्तव्य नहीं किया। आपने बहुत स्लो, क्योंकि जो भी चीजें जरूरत पड़ती नहीं आप उनको करते रहे, क्योंकि आपने विकास करने को कभी सवाल ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन समझना ये होगा कि जब बात देश की आती है, राष्ट्र की आती है, राष्ट्र के निर्माण की आती है, तब भी विपक्षी दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। यहाँ पर बात नया इतिहास लिखने की है, नई पहचान बनाने की है। तो क्या उस पहचान पर सवाल उठाए जा सकते हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि विजन नहीं है? फिलहाल इतना ही। नमस्कार।